बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। देखेंगे हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। दिस इज ओ लेवल। ओ लेवल में फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स में हमारे बच्चों प्लीज बातें बंद करिए, प्लीज बातें बंद करिए। चैप्टर का जो नाम है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज में एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और आपको मालूम है कि मैंने कहीं पहले बिल्कुल इंट्रोडक्टरी फेज में 5 या 7 बेस क्वांटिटीज लिखवाई थी, एंड आई थिंक नॉट मोर देन 20 क्या लिखवाई हुई है, डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखवाई है। मैक्सिमम 20 लिखवाई होंगी, 20 से ज्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखवाई। और आपको एक बात बताई थी कि अगर क्या हो जाए, अगर मैं क्या बोलते हैं इन तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर पाऊं। जिस दिन मैंने तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर लिया, मुझे लगता है कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरा पूरे का पूरा फिजिक्स का सिलेबस ही क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है, क्वांटिटीज के हिसाब से डेवलप किया गया है। और मैंने आपको कहा कि कितनी क्वांटिटीज हमने पढ़नी है, 5 बेस और 20 डिराइव्ड। ऑलमोस्ट 25 क्वांटिटीज की हमने समझ डेवलप करनी है। अगर हमें इन 25 क्वांटिटीज की समझ डेवलप हो जाए, यूं समझिए कि चैप्टर्स ही कितने, 25 कितने चैप्टर्स है जी, 5 बेस वाली और क्या, और 20 डिराइव्ड वाली। तो उस हिसाब से अपने आप को ये समझाते रहा करें कि हमने क्या करना है, हमने 25 क्वांटिटीज टोटल समझनी है। और उन 25 टोटल क्वांटिटीज को समझने के लिए हम इस वक्त कौन सी क्वांटिटी पर हैं, आई थिंक 5 क्वांटिटीज हो चुकी हैं। 3 क्वांटिटीज को बहुत डिटेल से, लाइक लेंथ को, एरिया को और वॉल्यूम को, उनका कोई वर्जन नहीं छोड़ा मैंने। उनका मैंने फिजिक्स का वर्जन भी बयान किया है, उनका मैंने मैथ्स का वर्जन भी बयान किया है। बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपको मैथ्स और वेट, और इसके बाद वैसे एक और क्वांटिटी भी है जो मैथ्स के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज डेंसिटी। मैं देखता हूं कि मैंने आज के लेक्चर में डेंसिटी भी पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी है। तो जहां ताल्लुक है हमारे आज के लेक्चर का, तो अभी भी मैं रिवाइज कहां से करूंगा जी, मैं अपने आज के लेक्चर को यहाँ बेस वाली क्वांटिटी से ही रिवाइज करूंगा। कौन सी है बेस क्वांटिटीज में, इट इज मैथ्स, ठीक है। और डिराइव्ड में हमने मैथ्स के साथ कौन सी क्वांटिटी है जिसको डिराइव किया हुआ है, इट इज वेट। क्या डिराइव किया हुआ जी, एक तरफ हमारे पास मैथ्स है, दूसरी तरफ हमारे पास वेट है। मुझे अगर आप कॉपी दिखा दें तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैंने बात कहां तक पहुंचाई हुई है। आई थिंक हमने स्टार्ट किया कहां से, हमने स्टार्ट किया सबसे पहले मैथ्स और वेट के डिफरेंसेस से, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जो अपनी डेली लाइफ में मैथ्स और वेट को मिक्स करते हैं वो सही नहीं करते, वो गलत करते हैं, ठीक है। वो कैसे गलत करते हैं, मैं अगर आपको याद कराऊं तो मैंने किसी से पूछा था उस दिन कि भाई साहब आपका वेट क्या है जी, Who was that? समीर, मैं आपसे वही सवाल अब दोबारा पूछना चाहूंगा। आप मुझे सिर्फ जवाब नहीं देंगे, आप मुझे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे कि उस दिन जो आपने जवाब दिया था वो गलत दिया था कि सही दिया था। उसको अगर सही करना है तो कैसे सही करना है। तो मैं आपसे दोबारा सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर वेट? 570 न्यूटन। ओके, आपने उस दिन मुझे क्या बताया था, 57 क्या? तो आप मुझे उस दिन क्या बता रहे थे, तो क्या था, आपने गलती क्या की? आप मुझे अपना मैथ्स बता रहे थे, तो भी आपने अपने मैथ्स को क्या किया है तो वेट निकल आया है। मैंने कहता सर W=mg अप्लाई किया, तो व्हाट इज योर m? 57। तो व्हाट इज द g ऑफ द प्लेस वेयर यू एग्जिस्ट? इट इज 10 न्यूटन पर kg। तो व्हाट, हाउ डू यू फाइंड योर वेट? वैल्यूज अप्लाई करके, द मास इज 57 एंड द g इज 10, तो 57 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया, 570 क्या न्यूटन हो गया। किसी को मसला इस बात से? तो बेटा जी जो डेली लाइफ में हम वेट को और मैथ्स को मिक्स कर देते हैं, ये गलत करते हैं। मैथ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मैथ्स? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर पैक्ड इन अ बॉडी दैट इज मेजर्ड इन कौन सी यूनिट्स? इट्स यूनिट इज केजी, उसकी यूनिट है। जहां तक ताल्लुक है वेट का,
weight is not the amount of matter packed in a body. Weight is the force of gravity that acts on the body when it is placed किधर, in the gravitational field of क्या, of any planet. If it is planet Earth, then you know the gravitational field strength on the surface of the planet Earth is क्या, is 10 Newton per kg. Then what does it mean? It means your weight on the surface of the planet Earth will be क्या, your mass multiplied by 10. If I want to find the weight, if मतलब on the surface of the moon, suppose करें कि अगर हम मून पे चले जाते हैं, वहां पर मैं आपको फिजिक्स की क्लास ले रहा हूं और वहां मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर मास, तो आप क्या कहेंगे? 57 kg. व्हाट इज योर वेट, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, तब आप देखेंगे कि सर 57 तो मेरा मास है, लेकिन अगर मैं मून के सरफेस पर हूं तो वहां पर जी की क्या वैल्यू है? अगर वहां पर जी की वैल्यू 1.6 है तो आप अपने मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे. चेक कीजिए क्या जवाब आएगा. कैलकुलेटर लीजिए कैलकुलेटर निकालिए. 91.2 न्यूटन आपका वेट आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मास आपने मुझे इधर भी 57 बताया है और मास आपका उधर भी 57 है, लेकिन जो आपका वेट है उसका क्या सीन है? यहां पर वेट की वैल्यू कुछ और है, वहां पर वेट की वैल्यू कुछ और है. और अगर मैं कहूं कि मैं और आप बहुत दूर स्पेस में किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां ग्रेविटी है ही नहीं, तो क्या होगा? तो वहां पर आपका मास कितना होगा? 57 kg. पूरा बताएं. 57 kg. वेट कितना होगा? 0 न्यूटन. क्या होगा जनाब साहब? 0 न्यूटन. डू यू गेट दिस? तो इसका मतलब ये हुआ सर जी मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है सर. कैसे चेंज होता है? वेट डिपेंड करता है किस पर? ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पर. जहां ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां वेट की वैल्यू ज्यादा होगी. जहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी वहां वेट की वैल्यू कम होगी. जहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 होगी वहां वेट भी 0 होगा. क्या यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? जी प्लीज पूछिए. यस होता है. यस करता है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं इसके एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा. मैं जरा आपको इनका सवाल बता देता हूँ. इन्होंने सवाल मुझसे पूछा है कि सर आपने कहा कि जमीन लाइक प्लैनेट बहुत हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो उसके इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, दैट इज 10 न्यूटन पर केजी. तो आपके सवाल को अब मैं उसके जवाब को थोड़ा सा चेंज करता करता कुछ बातें भी लिखवाऊंगा. इसका मतलब ये है कि हर प्लैनेट का क्या सीन है? हर प्लैनेट के इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है. बिल्कुल है. अब किस प्लैनेट के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बड़ी है और किस प्लैनेट के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ छोटी है, ये डिपेंड करता है उस प्लैनेट के मास के ऊपर. कि अगर वो बहुत हैवी है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो उसका अपना मास बहुत ज्यादा है, तो उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. लेकिन अगर वो प्लैनेट बहुत छोटा है, लाइक प्लैनेट नहीं है, मून है. क्या है वो? सपोज वो मून है, तो प्लैनेट से बहुत छोटा होता है ना. मून का साइज, मून का मास किसी भी प्लैनेट से क्या होता है? बहुत छोटा होता है. लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि उसके इर्द गिर्द ग्रेविटी नहीं होगी. ग्रेविटी उसके इर्द गिर्द भी है. कितनी? 1.6 न्यूटन पर केजी. बहुत थोड़ी नहीं, 10 के मुकाबले में बहुत थोड़ी है. अच्छा, अब मून से थोड़ी छोटी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं. मून से थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर स्पेस में कोई एस्टेरॉइड है, लाइक वेरी ह्यूज, वेरी जाइगैंटिक एक एस्टेरॉइड है, तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा? उसके इर्द गिर्द भी ग्रेविटी होगी. लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उसकी ग्रेविटी की फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 0 पॉइंट समथिंग होगी. तो अगर आप उससे बहुत छोटी चीज लाइक अपने पेन जितनी मिसाल लेंगे, उन्होंने कहा मैं यूं समझता हूं, चलो मैं पेन तो बहुत बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूं या आपकी मिसाल ले लेता हूं. वो कहना चाहते हैं सर जैसे हर स्टार के इर्द गिर्द ग्रेविटी है, हर प्लेनेट के इर्द गिर्द ग्रेविटी है, हर मून के इर्द गिर्द उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड या उसकी स्ट्रेंथ है, तो उनका सवाल यह है सर क्या हर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ग्रेविटी या ग्रेविटी की फील्ड या ग्रेविटी की फील्ड की स्ट्रेंथ है? तो मेरा जवाब है जी हाँ है. अब अगला जवाब यह है
कि सर क्या वो अपने इर्द गिर्द हर चीज को अट्रैक्ट करता है? मैं कहूंगा हाँ जी करता है, ठीक है। लेकिन मुसीबत यह है कि वो अट्रैक्टिव फील्ड कब महसूस होती है, मतलब कब इतनी होती है कि हम उसको फील कर सकते हैं? जब वो प्लेनेट या मून या जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा हो। अब मैं या आप इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो हमारी वाली ग्रेविटी है, मतलब हमारे इर्द गिर्द भी ग्रेविटी है, कि वो इतनी स्ट्रांग हो कि मैं उसको देखूं और खींचना स्टार्ट कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज मेरा मास बहुत कम है, ठीक है। अगर क्या हो, अगर जैसे प्लैनेट अर्थ का बहुत बड़ा मास है, उतनी ही कोई जाइगेंटिक चीज होगी तो उसका भी क्या होगा, उसका भी, मिसाल के तौर पर कहता हूं ये प्लैनेट अर्थ है और इसके बिल्कुल यहाँ पे कोई प्लैनेट वीनस है। वीनस ही से पहले है जी, पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ। तो वीनस और अर्थ क्या है, करीब करीब है। अच्छा, अब मिसाल में देता हूं, इधर देखो जी, अर्थ के इर्द गिर्द एक ग्रेविटी है और वीनस के इर्द गिर्द एक ग्रेविटी है। और मैं कहता ग्रेविटी कहां तक होती है, बहुत दूर तक। कहां तक? मैं समझता हूं कि अर्थ की ग्रेविटी कहां तक जाती होगी, वीनस तक, और वीनस की ग्रेविटी कहां तक जाती होगी, अर्थ तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अर्थ की ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की हवा में खत्म हो जाती है बेटा। अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड की जो एक्सटेंशन है ना, वो बहुत दूर तक जाती है। कहां तक जाती है? बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। वो आपको अगर लगता है कि सर ये हवा के अंदर ही ग्रेविटी है, हवा के अंदर नहीं है ग्रेविटी, जमीन की ग्रेविटी मून तक है। तो मून करीब है, मून करीब है हमारे, अच्छा खासा दूर है। हमारी जमीन मून को क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ, इतना खींचती है कि उसको अपने इर्द गिर्द गोल गोल घुमाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मून करीब है हमारे, तो हमारी अर्थ उसको खींचती है। मून से थोड़ा और दूर चले जाएं, उस चीज को भी खींचेगी। मुझे लगता है कि अर्थ की ग्रेविटी की जो लिमिट है, जिसको आप इन्फिनिटी कहते हैं, रिमेंबर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था इन्फिनिटी, कि अर्थ की ग्रेविटी जीरो होगी कहां, एट इन्फिनिटी। व्हाट इज मेंट बाय एट इन्फिनिटी? दैट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम क्या, वेरी फार फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ, ठीक है। चलें एक काम करते हैं, अर्थ की ग्रेविटी को मारें गोली, सन की ग्रेविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सन भी तो, सन एक स्टार है ना। किसी बच्चे को परेशानी हो रही है, बेटा आपको नहीं समझ आ रहा है, अलिशा के साथ, आपका नाम क्या है? हाँ, नहीं समझ आ रहा? नहीं मानो, आपसे आगे जो बैठी हैं, आपका नाम क्या बेटा? जी आपका नाम क्या? शानजे, आप परेशान हो रहे हो? हाँ, तो आपने ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अच्छा है, जब आप ना कोई ऐसा जेस्चर देते हैं तो मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रहा, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप हाथ खड़ा कर लें। सर क्या कह रहे हैं यार, मतलब अपने चेहरे को ऐसे परेशान ऐसे करने से बहुत बेहतर है क्या कर लिया जाए, सर जी क्या समझा रहे हैं ये पूछ लो मुझसे। तो मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या सवाल आ रहा है जो तुम्हारे चेहरे पे इतना नुमाया है, क्या सवाल है वो? तो अभी मुझे खत्म तो करने दो ना, मैंने भी सूरज का नाम ही लिया तो परेशान हो गई, मुझे अपनी बात तो करने दो, मैं बात खत्म करूंगा, बाय गॉड तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ना आया तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। अच्छा सुनो तो, मैं क्या मिसाल दे रहा हूं, मैंने अभी कहा कल के लेक्चर में था जमीन की ग्रेविटी। किसका टॉपिक था? कि जमीन के इर्द गिर्द ग्रेविटी है, जमीन अपने इर्द गिर्द की हर चीज को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ओके। अब आज के लेक्चर में मैं बात करना चाहता हूं जमीन से भी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की। आपको पता है ना जमीन से बहुत बड़ा है सूरज, है कि नहीं? ये तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। नजर बेशक छोटा आता है, दूर है इसलिए, अदरवाइज सूरज का साइज, सूरज का मास जमीन के मुकाबले में 3 लाख गुना बड़ा है, ठीक है जी। 3 लाख गुना बड़ी चीज है सूरज हमारी जमीन से, हमारी जमीन उसके मुकाबले में इतनी सी चीज भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब अगला जो सवाल मैं जो बिल्ड कर रहा हूं कि उसके इर्द गिर्द भी ग्रेविटी है। आपको पता है कि सूरज की ग्रेविटी कहां तक जाती है? अपने अगले नियरेस्ट स्टार तक जाए ना जाए, चलो उसको मारो गोली। सोलर सिस्टम तो कहीं 5वीं 6वीं में पढ़ा है ना। सोलर सिस्टम में क्या पढ़ा है? दरमियान में क्या है? सूरज है, उसके इर्द गिर्द क्या है? 8 है कि 9 है, पता नहीं कुछ है, 8 या 9 प्लैनेट्स हैं। कहां तक है वो पता नहीं, वो कहां तक जाते हैं, वो प्लूटो तक जाते हैं, ठीक है जी। अब पहले आपके पास क्या आ गया? मरकरी आ गया, फिर वीनस आ गया, फिर अर्थ आ गया, फिर मार्स आ गया, फिर जुपिटर आ गया, फिर सैटर्न आ गया, फिर हाँ जी नेपच्यून। जो भी करते करते आगे जा ही जा रहे हैं आप, तो सूरज से दूर जा रहे हैं ना, बहुत दूर चले जाएंगे।
तो आपको एक बात पता है, सूरज की ग्रेविटी कहां तक है? बहुत दूर तक है, कम से कम सोलर सिस्टम के अंदर तो है ना। तो सोलर सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है, कम से कम क्या है, 8 प्लैनेट्स तो है ना। तो उन 8 प्लैनेट्स को सूरज क्या करेगा? खींचेगा। किधर खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ कैसे खींचेगा? ये एक नया टॉपिक है सर। अपनी तरफ खींचेगा तो प्लैनेट अर्थ सूरज के बीच में चला जाएगा। ये वाला खींचना नहीं है। कौन सा खींचना है? इतना खींचना के जैसे जैसे पता क्या होता है, मैं अगर कहूं रस्सी है मेरे पास, क्या है? रस्सी है, और मैं रस्सी से पत्थर को बांधता हूं और पत्थर को बांधकर क्या करूं? यूं करूं, तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ऑब्जेक्ट को यूं सर्कल में घुमाने के लिए फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे उस फोर्स का नाम क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैं भी पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स या वो जो रस्सी है, रस्सी का कॉन्सेप्ट या फोर्स का कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप होता है? कहां से डेवलप होता है? होल ब्लैक क्यों होता है? उसमें से जो रोशनी निकल रही होती है ना, उस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उस रोशनी को भी क्या करता है कि तो तुम भी नहीं निकल सकते यहां से। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब इतनी ज्यादा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो मेरा सिलेबस नहीं है अभी। मेरा सिलेबस तो सिर्फ क्या था भाई? वेट समझाना मेरा सिलेबस था। वो तो मैं आपको समझा चुका हूं कि W इज इक्वल टू क्या? M इंटू जी। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? नो? ओके। सो फिर भी अगर इसमें जी का भी कोई अगर सवाल रहते हैं, मुझे लगता है मुझे 2 नोट्स लिखवा देने चाहिए जी के साथ। और आपने जी के साथ साइड पे क्या नोट लिखा हुआ है? साइड नोट्स आपके चल रहे हैं? हाँ जी, बैलेंस कर दिया आपने? चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई? आपने कहा था वैल्यू ऑफ द, बल्कि अगर साइड पे देखा जाए, साइड पे आखिरी बात क्या लिखी हुई थी? आखिरी बात लिखी थी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। क्या थी डेफिनेशन? डिफाइंड एज क्या? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग पर यूनिट मास। उसकी वैल्यू ऑन द सरफेस अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ कितनी थी? 10 न्यूटन पर केजी। और उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग था that a force of what? A force of gravity of 10 Newton will act on क्या? On an object of mass 1 kg if it is placed on the surface of planet Earth. मैं एक बात आपको और लिखवाना चाहता हूं, different planets have different gravitational field strength. आप इसको साइड पे लिखते हैं या मेन नोट्स का हिस्सा बनाते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। प्लीज क्या करेंगे? एक नोट लिखिए, मेन नोट है जी। मैं चाहता हूं आप इसको मेन नोट में लिखें, बल्कि आपकी मर्जी है, जहां मर्जी लिखना चाहें, मेन नोट पे या साइड नोट पे, जहां भी लिख दीजिए। क्या लिखवाना चाहता हूं? डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मार्स की वैल्यू बताऊंगा, लेकिन जी ऑन द मार्स, जी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हमारा ये तो वैसे तो मास वेट है, लेकिन आप मास वेट के अंदर ही अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर आपने एक और क्वांटिटी पढ़ा दी है। ये मास खुद एक क्वांटिटी थी, फिर वेट एक क्वांटिटी थी, फिर वेट का फॉर्मूला बनाने के लिए एक और क्वांटिटी आ गई, और उस क्वांटिटी का नाम क्या है? क्या नाम है जी? उसका मतलब ये भी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वैसे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको समझते समझते वेट को पूरी तरह समझेंगे कब? जब हमें पूरी तरह समझ आएगा क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ समझ आएगा। इसका सिंबल क्या था वैसे? इसका सिंबल इज स्मॉल जी, और स्मॉल जी की जो वैल्यूज हैं हम देख रहे हैं कि किस किस प्लेनेट पर कितनी है। हमने कहा अर्थ पर इसकी वैल्यू 10 है, और 10 क्या? 10 की यूनिट्स क्या थी? 10 न्यूटन पर केजी। इसकी वैल्यू ऑन द मार्स कितनी है? 4 न्यूटन पर केजी। इसकी वैल्यू ऑन द मून कितनी है? 1.6 न्यूटन पर केजी। अगर मैं 3 वैल्यू सिर्फ लिखवाऊंगा, वैसे तो अगर उसने कोई और वैल्यू सवाल में किसी और प्लेनेट का जिक्र किया, आई थिंक फिर उसके ऊपर फर्ज है कि हमें उस प्लेनेट की जी की वैल्यू बता दे। मैं इससे ज्यादा जी की वैल्यूज आपको याद नहीं करवाना चाहता जी। जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही लिखे हैं, जैसे आपने कहा ना डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो उनके नीचे लिख दें अर्थ की वैल्यू इतनी है, मून की वैल्यू इतनी है, मार्स की वैल्यू इतनी है।
पता कैसे चला? हाँ, ये तो साइंसदानों को मुझे पकड़ बुला के पूछना पड़ेगा। अभी आप इनके पता कैसे चला उसको छोड़ दीजिए, वैल्यूज क्या है उसको समझ लीजिए। पता कैसे चला के लिए एक चैप्टर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। कहाँ? नॉट इन ओ लेवल बट इन A2 लेवल। A2 लेवल में एक चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, वहां इसकी सारी कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल में वहां पे समझाया जाता है। अभी हमारा सिलेबस क्या कहता है? सिर्फ क्या समझो? मास और वेट समझो। वेट समझने के लिए तुम्हें अगर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जितना सीखना है उतना मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है? अच्छा, वैसे एक और बात भी है, ये एक और सवाल पूछना चाहते हैं। एक न्यूटन कितना फोर्स है? अब वो उस फोर्स का अंदाजा लगाना चाहते हैं। सुने जरा गौर से। जैसे मैं इनको यूं समझाऊंगा, लिखना छोड़िएगा प्लीज, सबके सब सुने। सही सवाल है किस हवाले से कि जब भी कभी आप किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले लेंथ पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ लॉन्ग इज 1 मीटर, एंड यू नो हाउ लॉन्ग इज 1 मीटर। फिर आपने एरिया पढ़ा है, एरिया की यूनिट है 1 स्क्वायर्ड मीटर, तो यू शुड नो how much surface is known as 1 squared meter. It is something like if I have a square जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और जिसकी लेंथ भी कितनी है 1 मीटर है, अगर मैं इतना स्क्वायर बना दूं तो उसका क्या होगा? 1 स्क्वायर्ड मीटर। अच्छा, व्हाट इज 1 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर? अगर मैं कोई एक डब्बा इतना है और एक डब्बा मतलब इतना डब्बा, कितना डब्बा? जो नहीं ग्राफ पेपर था आपके पास एक, उस पे इतना डब्बा अगर 1 cm है, इतना, तो इतने से बॉक्स की कितना एरिया होगा? 1 squared cm. Similarly, you should know what is 1 cubic meter. तो 1 cubic meter क्या होगा? It will be a volume. कितना ज्यादा? जिसकी लेंथ इतनी 1 मीटर हो, फिर विड्थ इतनी 1 मीटर हो, फिर उसका डेप्थ या हाइट इतनी 1 मीटर हो, तो क्या बनेगा? एक ड्रम बनेगा, एक टब बनेगा, एक जो भी चीज क्यूब या जो भी बनता है उसका कितना वॉल्यूम होगा? 1 क्यूबिक मीटर, जिसकी लेंथ भी 1 हो, विड्थ भी 1 हो और डेप्थ या हाइट भी 1 हो। आई थिंक उसी तरह अब वो बच्चा मुझसे पूछना चाहता है कि सर मास 1 kg कितना होता है? डू यू नो मास 1 kg कितना होता है? कितना होता है बताइए, कितना होता है? कोई भी मिसाल दे दीजिए, 1 kg मास की मिसाल दीजिए। हाँ, लाइक वाटर? आवाज नहीं आ रही। तरबूज, वाटरमेलन। ओह, वाटरमेलन तो मेरा ख्याल से 5 kg का होता है, 1 kg से बड़ा होता है। 1 kg वाला तो बहुत छोटा होता होगा। चलें, काम करते हैं। आई थिंक दिस बुक इट वुड बी ऑलमोस्ट 1 kg। मुझे लगता है 1 kg। इसका मास कितना है? ये जो मैं फील कर रहा हूं, ये मास फील कर रहा हूं कि वेट फील कर रहा हूं? ये वेट फील कर रहा हूं। तो ये वेट कितना है फिर? ये है 10 न्यूटन पर केजी। ये जो मुझे फीलिंग आ रही है, अगर इफ दिस बुक इज ऑफ मास 1 kg, तो इसका जो वजन मेरा हाथ फील कर रहा है, इसका जो वेट मेरा हाथ फील कर रहा है, चूंकि इसको मैं छोड़ूंगा तो कैसे चला जाएगा नीचे, तो इसके ऊपर जमीन ने कितनी फोर्स लगाई है? 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है इसके ऊपर, पर केजी के ऊपर। किसके ऊपर? अब आप मुझसे अगर पूछेंगे 10 न्यूटन कितना है, तो हाँ मैं समझा सकता हूं कि 1 kg के ऑब्जेक्ट को हाथ पे उठा लें, जितना आपके हाथ पे जोर लगे, जितना आपके हाथ पे फोर्स महसूस हो कि सर जी बड़ा दर्द हो रहा है, सर बहुत हो गया है, तो बहुत तो नहीं हुआ, अभी तो 1 kg था। हाँ, अगर आप कहें सर जी मैंने ना 10 kg का वजन उठा लिया है, तब जो जमीन खींचेगी नीचे, कितनी खींचेगी? तब वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी? तो उसको उठाना इतना आसान काम नहीं होगा। तो उसको हाँ थोड़ी देर के लिए तो शायद उठा लें आप, ठीक है, उसके बाद उसको उठाना थोड़ी देर बाद लंबे अरसे तक उठाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस तरह से हम अपनी फीलिंग डेवलप करते होते हैं कि यार ये 1 न्यूटन की फीलिंग क्या है या 10 न्यूटन की फीलिंग क्या है। मैं समझता हूं वेट के अंदर या फोर्स के अंदर 10 न्यूटन की फीलिंग काफी मतलब आपको समझ आने वाली है कि 1 kg का ऑब्जेक्ट अपने हाथ में उठा लें, ठीक है, और जितना वो नीचे की तरफ फोर्स होगी, जितना उसका नीचे की तरफ वेट होगा, आपके हाथ उस वेट को क्या कर लेंगे? फील कर लेंगे। तो उस फीलिंग को क्या बोलिएगा? अगर 1 kg का मास उठाए तो जो आपके हाथ फील कर रहे हैं वो 1 kg नहीं फील कर रहे, वो 10 न्यूटन फील कर रहे हैं।
और आपके हाथों में दर्द जमीन पे खड़े हुए ज्यादा होगा। अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को उठा के मून पे ले जाएं, वहां उठाएं, तो आपके हाथ में दर्द क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर वहां मून पर 1.6 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो उसके ऊपर कितना जोर लग रहा है? तो वो तो 1.6 इंटू 1.6 न्यूटन का लग रहा है, तो इतना मुश्किल ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े प्लेनेट पे चले गए जिसके इर्द गिर्द की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिसाल के तौर पर उसकी ग्रेविटी है 40 न्यूटन पर केजी, तो क्या होगा? तो वहां पर उसी ऑब्जेक्ट को उठाने में आपको मौत पड़ेगी। मैंने आपको कहा बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें खुद को उठाने में मौत पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? खुद को उठाने में मौत पड़ती है। बंदा खुद को नहीं खड़ा कर सकता, वहां पर इतनी जोर की ग्रेविटी होती है कि वो बंदे को बेंड कर देती है। कितनी बेंड कर देती है? अब वो रेंगने के लिए करती है या बेंड होके आप चलते हैं, ये तो आप अगर कोई नेशनल ज्योग्राफिक्स पे देखें या कोई यूट्यूब के ऊपर फिल्में ड्रामे देखने की बजाय अगर इस तरह की कोई साइंस फिक्शन पढ़ें तो शायद आपको वहां पे समझ आ जाए कि क्या मैं कह रहा हूँ और क्या मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं अपने टॉपिक से बहुत बाहर निकल गया हूँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वापस अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ। इस हवाले से अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं वैसे। एनीथिंग एल्स प्लीज? जी बेशान साहब, तुझे लगता है ग्रेविटी बहुत पसंद है? हैं जी? जी भैया। हाँ, मतलब मैं असल में प्रोपोर्शनैलिटी अगर वहां से बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, कैसे बन जाएगी? वो कहते हैं सर यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है W = mg। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखते हैं? G = क्या? W/m। असल में W/m का सीन क्या है? व्हाट इज G? कहते हैं सर यहां से अगर आप G को देखें ऐसा फील होता है जैसे G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बिल्कुल आपको सही फील हो रहा है, लेकिन मैं इसको कहना कैसे चाहता हूं? मैं इसको कहना चाहता हूं ऐसे, वेट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट क्या? पर यूनिट मास। मैं इसको डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन की बजाय पता मैं इसको क्या कहना चाहता हूं? वो रेशो वाली बात करना चाहता हूं। कौन सी वाली बात? या आई थिंक आपने मैथ्स में रेशो और रेट पढ़ लिए है जी? वहां क्या पढ़ा आपने रेट के बारे में? दो चीजों के कंपैरिजन को क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मोबाइल का रेट क्या है? व्हाट इज मीन बाय मोबाइल का रेट क्या है? कि एक मोबाइल कितने रुपीस का, ये मास वाला एक रेट होता है। एक मोबाइल कितने रुपीस है जी? 1 लाख रुपए का फोन है जी, तो 1 लाख रुपीस पर मोबाइल, ये उसका 1 लाख रुपीस पर मोबाइल। क्या? अच्छा, अगर मैं कहूं जी पेन का रेट क्या है? सपोज करो मैं कहता हूं 10 रुपीस पर मोबाइल, पर मोबाइल, मोबाइल का आज के 10 रुपए का मिले। ठीक है, 10 रुपीस क्या? पर मार्कर, पर पेन। तो 10 रुपीस पर पेन का मतलब क्या है? कि एक पेन होगा तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। सिमिलर 10 न्यूटन पर केजी, इसका मतलब क्या है? 1 केजी को जमीन के ऊपर रखोगे तो क्या होगा? 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो दैट रेशो है 10 न्यूटन पर केजी। आपके लिए इतला ये की जाती है, आई विल नेवर सजेस्ट, मतलब मैं समझता हूं कि वेट वाले फॉर्मूले में W को सब्जेक्ट बना के याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये फॉर्मूला याद हो गया है, काफी है। आई डोंट वांट कि आप इसी फॉर्मूले में G को सब्जेक्ट बनाकर याद करें। नो वे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? उसकी एक और वजह भी है। उसकी वजह यह है, बेशक मैं मानता हूं कि G एक क्वांटिटी है। G क्या है? एक क्वांटिटी है, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये क्वांटिटी ऐसी है जिसकी वैल्यू हमारे सिलेबस में कांस्टेंट है। क्या है? जिसकी वैल्यू हमारे सिलेबस में कांस्टेंट है। तो हमारा सिलेबस वाला कहता है कि तुम इसको बस एज अ कांस्टेंट याद करो। क्या करो? तुम इसको बस एज अ कांस्टेंट याद करो। इसको प्रॉपर्ली क्वांटिटी बना के, सब्जेक्ट बना के याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको एक बात बताऊं, एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता था। आई थिंक मैंने आपको बात पढ़ाई भी है पिछले किसी मतलब पहले वाले चैप्टर में। मैंने आपको बताया होगा कि वेट को डिराइव करने का एक और तरीका भी है कि मैं कहूं वेट की सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी है। कौन सी? लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर मैं कहूं कि वेट की सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी है, वो है मास के साथ। किसके साथ? मास के साथ प्रोपोर्शनैलिटी है। कल परसों तो आपने कहा था मास के साथ भी और जी के साथ भी है ना। अब सपोज करो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेट की प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ किसके साथ है? ओके, डन हो गया। तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करना है? इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा
यू नो अब कौन कांस्टेंट आएगा? अब कांस्टेंट कौन आएगा? अब 1 नहीं होगा, अब कांस्टेंट कौन है? 10 होगा। कौन होगा? व्हाट इज दैट 10? दैट 10 इज एक्चुअली g। किधर? ऑन द सरफेस ऑफ, if मैं पढ़ा रहा हूं ऑन द सरफेस ऑफ मून, देन आई विल से द कांस्टेंट इज 1.6। अगर मैं पढ़ा रहा हूं ऑन द मार्स, देन आई विल से द कांस्टेंट इज, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए वो कहता है इसको प्रॉपर क्वांटिटी की तरह तस्वुर ना करो, इसको क्या फील करो। एक काम करो, जिस पेज पर हो उसके हेडर पे जाओ, जिस पेज पर हो उस पेज के हेडर पे जाओ और पेज के हेडर पे ये लिखो, पेज के हेडर पे लिखो, इफ वेट इज, थोड़ा छोटा छोटा लिखो, थोड़ा ऊपर करके लिखो, if weight is proportional to mass only, if weight is proportional to mass only, अंदर आ जाओ, if weight is proportional to mass only, then g is to be treated as the constant of proportionality। then क्या? then g is to be treated as, क्या लिखा आपने? if weight is proportional to mass only, then क्या? then g is to be treated as the constant of proportionality, as the constant of proportionality। then g is to be treated as the constant of proportionality। किसको मसला इस बात से भाई? तो मैं इसको कैसे लिखवाना चाहता हूं, उसी जुमले के साथ यूं लिखिए, w is proportional to m, जिसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो w इज इक्वल टू km, और अगर मैं इस k की जगह क्या लिखूं, w इज इक्वल टू 10m, तो असल में कौन है ये 10? दिस इज w इज इक्वल टू m इंटू जी। हेलो जी, आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लाइन में लिख लें, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लें, w इज इक्वल टू km, w इज इक्वल टू 10m, w इज इक्वल टू gm, w इज इक्वल टू mg। हेलो जी, किसी के पास कोई सवाल है? यहां कोई हाथ खड़ा किया किसी ने यहां पे? एनीवन प्लीज? जी, नो, कोई और सवाल? जी जी, नहीं जाएंगे जी, नहीं जाएंगे, A2 में चले जाएंगे। उतने सवाल पूछेंगे जितने ओ लेवल में एक्सेप्ट करूंगा। आपका सवाल सही है कि अगर मैं जमीन के अंदर जाता जाऊंगा तो ग्रेविटी का मसला होता जाएगा। सरफेस पर अगर 10 है तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि इन द सेंटर ऑफ द प्लेनेट अर्थ, कहते सर जी जमीन में खड़ा खोदें, जमीन में खड़ा खोद कर क्या करें? वैसे आज तक कोई साइंसदान, 2023 में हम आ चुके हैं, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस की तरक्की कहां तक नहीं पहुंची? जमीन के सेंटर तक नहीं पहुंची साइंस की तरक्की। लेकिन अगर पहुंच जाए तो क्या होगा? वहां पर ग्रेविटी 0 होगी। ठीक, इतना जवाब काफी है। मैं इसके आगे अगर जाऊंगा तो आई थिंक मैं A2 में जाऊंगा, मैं ओ लेवल में इतनी एडवांस बात आपसे नहीं कर सकता, सॉरी जी। इनफिनिट ड्राइव क्वांटिटीज, बिल्कुल जी ऐसा ही है। वो कहते हैं सर अगर आपने पहले बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके ड्राइव बनानी है, फिर अगर आपने ड्राइव को इस्तेमाल करके और ड्राइव करनी है, फिर उनको ड्राइव करके उनसे कुछ और बनाएंगे, ऐसे तो आप लगे रहेंगे पूरी जिंदगी। तो हाँ जी, मैं पूरी जिंदगी लगा रहूंगा, तो फिजिक्स खत्म नहीं होगी। फिजिक्स के लेवल्स आते जाएंगे, ऑर्डिनरी लेवल आता जाएगा, फिर एडवांस लेवल आता जाएगा, फिर बैचलर्स का लेवल आता जाएगा, फिर मास्टर्स का लेवल आ जाएगा, फिर पीएचडी का लेवल आ जाएगा। वहां पे आप कुछ क्वांटिटीज बनाएंगे। फिर पीएचडी के बाद एक और लेवल आएगा, पोस्ट डॉक्टरेट का लेवल आएगा, ठीक है। उसमें कुछ और लोग क्वांटिटीज बनाएंगे, आप उनको एनालाइज करेंगे कि सही बनाई कि गलत बनाई है। फिर उसके बाद क्या होगा? बस इतनी जिंदगी होती है, बंदे की मौत का लेवल आ जाता है इसके बाद, ठीक है। इतनी ज्यादा अल्लाह इंसान को जिंदगी नहीं देता कि पोस्ट डॉक्टरेट के बाद भी अगली डिग्री कर सके। उस डिग्री के करते करते बंदा अपने उम्र के आखिरी लम्हे पे चला जाता है। बहरहाल क्या समझा रहा था? यार ओ लेवल का सवाल पूछना तो पूछो भाई, नहीं तो मुझे आगे जाने दो, ठीक है। जी पुत्री, देखें मुझे असल में आपके मैंने आवाज मुझ तक थोड़ी कम पहुंची है, मैं जितनी पहुंची है मैं उतना आपको समझाता हूं।
अगर आपको लगा मैंने सही सुना है और सही जवाब दिया तो मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं कुछ गलत सुना है तो आप तब हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मुझे लगता है आप ये कह रही हैं कि आपने सुना है कि ग्रेविटी का ताल्लुक मास के साथ नहीं है बल्कि ग्रेविटी का ताल्लुक सूरज के साथ है, ये सुना है आपने। चलें, तो गलत सुना है पुत्र जी, गलत नहीं, थोड़ा सुना है। थोड़ा क्या सुना है? सूरज के अंदर ऐसी क्या चीज है कि उसकी ग्रेविटी सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है? इट इज द मास ऑफ द सन। इट इज द मास ऑफ द सन, जो इतना ज्यादा है कि उसने प्लेनेट अर्थ को भी क्या कहा है कि भैया तुम भी मेरे इर्द गिर्द घूमोगे, मैं नहीं तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा। ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अर्थ को और मून का मुकाबला करें तो किसका मास ज्यादा है? अर्थ का ज्यादा। तो अर्थ ने कहा मून साहब तुम मेरे इर्द गिर्द घूमो, मैं नहीं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वैसे बहरहाल आई थिंक जिसका मास ज्यादा है वो उसकी ग्रेविटी प्रिवेल करती है, वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने इर्द गिर्द घुमाता है। ठीक है, तो हमने कहा सूरज की ग्रेविटी में है अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी में है मून, मून की ग्रेविटी में क्या होगा अगर मैं और आप वहां चले गए तो? ठीक है, जो भी वहां सैटेलाइट अगर उतरी है तो वो सैटेलाइट अब अर्थ की इन्फ्लुएंस में नहीं बल्कि मून के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। ठीक है जी, बड़े प्लैनेट जैसे सैटर्न और सन दोनों की ग्रेविटी अगर हम बैक करें हम स्ट्रेच नहीं हो जाते क्या? अगर यहाँ से सैटर्न की भी ग्रेविटी क्योंकि उसका हाँ मास सबसे ज्यादा है, हाँ तो सन का भी मास ज्यादा है, हाँ, तो दोनों को हम स्ट्रेच नहीं करते। चलो इसका जवाब मैं आपके इस एग्जांपल का जवाब थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगा। यू नो जमीन के ऊपर जो पानी है, जमीन के ऊपर जो समुद्रों में पानी है, पहले तो किसके कंट्रोल में है? जमीन की ग्रेविटी के कंट्रोल में है, तो जमीन के सरफेस पर रहता है। डू यू नो दिस? आपको पता है उस पानी को चांद भी खींचता है। कहीं पढ़ा है? कहां पढ़ा है जी? इसको क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। जो टाइड्स का फिनोमेना है, जो समुद्र जो है वो अगर चांद उधर हो ना तो अपना उसका साहिल बहुत पीछे चला जाता है, और अगर चांद इस तरफ आ जाए तो समुद्र का पानी बहुत आगे चला जाता है। अब इसको क्या कहते हैं? ये कोई टाइड्स का फिनोमेना, और ये किसने खींचा उसको? आप इसको स्ट्रेच कहना समझते हैं तो स्ट्रेच हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल लाइन में तो नहीं है, सब मूव कर रहे हैं यार। एक्चुअली सबका सब क्या हो रहा है? हाँ, अगर वो कहता है कि सर यहां सूरज को स्टेशनरी कर दें और यहां सैटर्न को स्टेशनरी कर दें और दरमियान में किसको रख दें? अर्थ को रख दें, तो क्या होगा? वो जो सन है अर्थ को उधर खींचेगा, जो सैटर्न है वो अर्थ को इधर खींचेगा। अगर तो इन दोनों की ताकत बराबर हुई तो अर्थ की शक्ति है, अर्ध उधर आधा उधर हो जाएगा तो आधा इधर हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों में से कोई बड़ा हुआ तो अर्थ क्या कहेगा? कहेगा भाई तुम परे करो, मैं उधर जा रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ऐसा होता है कि अर्थ की जो लोकेशन है, लेकिन ये जो इतना हम कॉम्प्लेक्स तरीके से भी नहीं पढ़ सकते हैं ना, हम यहाँ पे एक एक करके चीजें पढ़ेंगे। इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ना। क्या पढ़ना? अभी मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं? मैं आपको आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ाना चाहता हूं, अर्थ एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ना कि अर्थ के पॉइंट पर सैटर्न की वजह से कितनी ग्रेविटी है, अर्थ की लोकेशन पर सूरज की वजह से कितनी ग्रेविटी है, अर्थ की लोकेशन पर मून की वजह से कितनी ग्रेविटी है, अर्थ की लोकेशन पर किसी और प्लैनेट की वजह से कितनी ग्रेविटी है, तो अर्थ पर इन सारों का क्या इन्फ्लुएंस है। आप पढ़ लेंगे, कभी ना कभी वक्त आएगा आप इस मुकाम तक चले जाएंगे। मैं अभी बहुत ऑर्डिनरी मुकाम पर हूं, मेरे सिलेबस का नाम है ऑर्डिनरी लेवल, तो मैं अभी बहुत ऑर्डिनरी लेवल पर हूं जिसमें बहुत बड़ा काम होगा अगर आपको जी की वैल्यू याद हो जाए और आपको जी की यूनिट्स याद हो जाए। क्या याद हो जाए भाई? जी की वैल्यू कितनी है ऑन द अर्थ, 10, ये याद कर लें, और उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी, ये याद कर लें, तो बहुत बड़ा काम है भाई आपका। ठीक है, मुझे ये नहीं करना कि पूरा साल ग्रेविटी पढ़ाता रहूं, और ग्रेविटी में पीएचडी नहीं करनी। अभी हमने ओ लेवल का सिलेबस मुकम्मल करना है जिसमें ग्रेविटी के बारे में मुझे लगता है मैं इतनी ही बात बढ़ाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा अगर आप मुझसे कोई बात पूछेंगे तो हाँ, शायद मैं एक और बात ये कर दूं जो हम उस दिन हल्की फुल्की करते करते रह गए, कि जमीन के सरफेस पर जी की वैल्यू 10 है। जैसे जैसे यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप हायर अल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं तो क्या होगा? हाँ, शायद मैं ये मानने को तैयार हूं कि जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे आपने कहा सर जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ये मेरा सिलेबस नहीं है। हाँ, जमीन के सरफेस से ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे तो शायद मैं आपको ये बता दूं कि जमीन की जो ग्रेविटी की फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। या बिल्कुल ऐसे ही जो सूरज के सबसे करीब वाला प्लेनेट होगा
वहां पर ग्रेविटी की फील्ड की स्ट्रेंथ जो सूरज वाली है वो बहुत ज्यादा होगी, जो सूरज से बहुत दूर होगा वहां पर सूरज की ग्रेविटी की फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूं, बल्कि मैं सिर्फ ये मैं लिखवाने को भी तैयार हूं। एक काम कीजिए, साइड पे जाके एक नोट लिखिए। आपने मेन नोट्स में क्या नोट लिखा है आखिरी, कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसमें आपने लिख दिया कि जी अर्थ पर इतनी है तो मार्स पर इतनी है तो मून पर इतनी है। एक और बात भी मैं लिखवाना चाहता हूं, जरा साइड पे लिखेंगे प्लीज। क्या करेंगे, साइड पे लिखेंगे, एज वी मूव अवे। मैम प्रिंट नहीं कराया तो प्लीज मंगवा दें, मगर मैंने उसी का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो आगे केमिस्ट्री पढ़ानी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनी प्लैनेट, एज वी मूव अवे फ्रॉम द क्या सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट, ब्रैकेट में लिखें हायर अल्टीट्यूड्स। मूव अवे का मतलब क्या है, आप किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हायर अल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट या मून या जो भी जिसकी भी ग्रेविटी की बात हो रही है उसका सरफेस से दूर जाओगे तो क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, the gravitational field strength will decrease, the gravitational field strength will decrease। यहां तक किसी को मसला है जी, एनीवन जी पुत्र? सरफेस पर किधर कांस्टेंट होती है, सरफेस पर। तो जब सरफेस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, आसमान के करीब जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी सूरज की बात करें तो सूरज से भी, सूरज के सरफेस पर रहेंगे मैक्सिमम ग्रेविटी होगी, सूरज से दूर जाते जाएंगे, जितने दूर के प्लेनेट पे जाएंगे सूरज की ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। एंड पॉइंट उसका जीरो होगा। आप कई सवाल उस दिन में था, एंड पॉइंट होगा कौन सा, इन्फिनिटी। वो किधर होगा सर, वो इतना दूर होगा कि हम सोच भी नहीं सकते, वहां जाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो से आगे माइनस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है जी। बता यहाँ पे किसमें क्या होती है जी की वैल्यू, बेटा वो तो बहुत ज्यादा कोई प्रिसाइज करके बताई जाती है, वो मैथ्स के मसले में, वो फिजिक्स में ही होती है। फिजिक्स में 9.81 होती है कि 9.81 इज वेरी वेरी प्रिसाइज, लाइक उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं तो राउंड करके बता रहा हूँ 10, आई थिंक 10 इज वेरी इजी, उसको याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। 9.81 इज लाइक करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आप चाहें तो 9.81 याद कर लें, ठीक है। मैंने तो फ्रेंडली नंबर इस्तेमाल किया है इस जी की वैल्यू को याद कराने के लिए, एंड दैट फ्रेंडली नंबर इज क्या, इट इज 10, ठीक है जी। इसमें किसको मसला है भाई, एनीवन? सो यहाँ पे जाके आई थिंक मैं एक बल्कि एक न्यूमेरिकल लिखवाना चाहता हूँ, एक न्यूमेरिकल लिखवा के फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। न्यूमेरिकल लिखिए जी, मेन नोट्स में एक सवाल लिख दीजिए बस। What is the weight? What is the weight of an object? What is the weight of an object of mass? What is the weight of an object of mass 57 kg? What is the weight of an object of mass 57 kg on the surface of Mars? On the surface of Mars. What is the weight of an object of mass 57 kg on the surface of Mars? तो मेरे बाप बताएं, मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे, अंडरलाइन द वर्ड वेट। व्हाट इज द वेट में वेट को अंडरलाइन करें, वेट को अंडरलाइन करें तो क्या अननोन है। वैसे डेटा मैं ऐसे लिखूंगा, सवाल के जवाब को ऐसे स्टार्ट करें जी, व्हाट इज द डेटा, डेटा ये है, व्हाट इज द वेट तो लिखें W इज अननोन, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना, तो उसको अंडरलाइन करके लिखें M इज इक्वल टू क्या 57 kg, M इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, ठीक है। ऑन द क्या, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, तो अंडरलाइन द वर्ड मार्स, मार्स पर G की वैल्यू क्या होती है
हाँ जी 4 न्यूटन पर। प्लीज अपने सवाल को पढ़कर उसमें से ऐसे डेटा लिखें, डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा प्लीज, डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा। पहले क्या करिए, पहले सवाल को ऐसे पढ़ें कि उसमें से डेटा निकालें। सवाल है व्हाट इज द वेट, तो लिखे W इक्वल टू अननोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 57 kg, तो लिखे M इक्वल टू 57 kg ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द क्या, ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट मार्स। तो मार्स को अंडरलाइन करें, और जब आप मार्स को अंडरलाइन करेंगे तो व्हाट इज द G ऑन द मार्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द मार्स, इट इज 4 न्यूटन। तो आप बताएं क्या करूं, डेटा ये आ गया, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखें क्या, W इज इक्वल टू mg, और इस फॉर्मूला में क्या करूं अभी मैं, वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास 57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G 4। यू नो व्हाट, मैं जरा यहां पे लिखवाना चाहता हूं, 57 क्या चीज है, केजी है, इंटू 4 क्या चीज है, न्यूटन पर केजी है। तो यू नो क्या होता है, ये वाला केजी और ये वाला केजी कट जाता है। 57 इंटू 4 क्या है, हाँ 228 क्या, न्यूटन, 228 न्यूटन। क्यों, मास था केजी में, मास किस में था, जी किस में था, न्यूटन पर केजी में। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इस यूनिट का केजी उस यूनिट के नीचे वाले केजी से कट गया, तो जो फाइनल आंसर आया है वो किस चीज का है, वो सिर्फ वेट का आया है। और जो आंसर सिर्फ वेट का है किस यूनिट में है, सॉरी, जो आंसर सिर्फ वेट का वो किस यूनिट में है, न्यूटन में है। किसी को मसला है इस बात से, एनीवन? आई थिंक यहाँ पे जाके मेरा ये जो मास एंड वेट वाला कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको एक वर्कशीट अभी दी जाएगी, उस वर्कशीट को आपने क्या करना है जनाब साहब, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। कल क्लास हुई तो कल उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर मंडे को क्लास हुई तो मंडे को उसकी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है जनाब साहब?